हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोफेज 1 के बारे में। और प्रोफेज 1 में हमने कुछ स्टेजेस पढ़ी थी, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, जल्दी से अपन इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लेप्टोटीन के बारे में। तो लेप्टोटीन में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद कुछ थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है और जो क्रोमोसोम इस स्टेज में बनते हैं, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होते हैं। और उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होता है दैट इज टुवर्ड्स सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की तरफ ये कन्वर्ज होते हैं और इनमें कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्रोमोमियर बाद में जीन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्टेज बोकेट स्टेज कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे बोके टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण इसे बोके स्टेज कहते हैं। तो ये लेप्टोटीन यहाँ पे खत्म होती है। सेकेंड स्टेज थी जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। इस प्रोसेस को अपन साइनेप्सिस कहते हैं। इस स्टेज के दौरान बायोवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में अरेंज होते हैं जाइगोटीन के दौरान। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस स्टेज का कि इन दिस स्टेज फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज में होता है और बहुत कम अमाउंट में कुछ नया जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है। ठीक है, पर ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बाकी हम एज सच कहीं पूरी स्टेजेस में नहीं मानते कि डीएनए का रेप्लिकेशन और कहीं होता होगा। ठीक है, तो एस फेज इसका एग्जैक्ट आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन का। नेक्स्ट पैकाइटीन स्टेज आती है जाइगोटीन के बाद। आखिरी में पैकाइटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की डिसॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़े से सेपरेट होना चालू करते हैं। ठीक है, और इसमें इस स्टेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रॉसिंग ओवर होती है दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। यानी अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो आर्म्स होती है इनकी, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इनके बीच में मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण वेरिएबिलिटी आती है। माइटोसिस और मियोसिस का जो मेन डिफरेंस है, माइटोसिस में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल्स के, पर मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं, जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट्स के कंपेयर में। ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं और उसका मेन रीजन जो है यही प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना और नए रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होना। जो नए ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको हम रिकॉम्बिनेंट्स भी कहते हैं। इस स्टेज के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है। इस स्टेज के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है अगली, डिप्लोटीन स्टेज। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते रहते हैं, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, एक पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उस पॉइंट को अपन क्याजमेटा कहते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके oocytes जो होते हैं, एग सेल्स जो होती हैं, उसमें ये स्टेज कई बार महीनों तक और हो सकता है कई बार सालों तक चले। तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम्स का पूरा सेपरेशन नहीं हो पाता, क्रोमोसोम्स का साइज बढ़ता जाता है। तो साइज बढ़ने से जो बड़े साइज के क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, और जाइंट क्रोमोसोम में मेनली बनता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम को डिप्लोटीन बायोवेलेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिप्लोटीन स्टेज में मेनली बनता है। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिप्लोटीन स्टेज तक। आज हम प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज, जिसे हम डायकाइनेसिस कहते हैं, ये स्टडी करते हैं। प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था एंड प्रोफेज, यानी एंड प्रोफेज में जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हम डायकाइनेसिस में भी देखते हैं, जैसे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयर एंड डीजनरेट। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये गायब हो जाती है और डीजनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि उस दौरान हमने देखा था जो प्रोफेज, जो एंड प्रोफेज था, उसमें सेंट्रियोल जो था वो अपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुका था। दूसरा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है।
एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी इसमें आएंगे। एस्टर रेस आर फुली डेवलप्ड। एस्टर रेस जो होती हैं ये पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं ये ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुके होते हैं। सेंट्रियोल रीच टूवर्ड्स ऑपोजिट एंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो डायकाइनेसिस में देखे जाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोफेज जो माइटोसिस का है वही सारे चेंजेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली देखें कि सेल्स में अब क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो जैसे ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और प्रोफेज के आखिरी में अब क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन भी हो चुका है। क्रोमोसोम जो है ये पेयर में अरेंज है, बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं। तो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से होंगे। इस तरह से ये अरेंज है। ये पूरे में फैले रहते हैं, ये पूरे में फैले हुए हैं। एक्चुअली ये बीच वाले पार्ट में है जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पे ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ये जुड़े रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये प्रोफेज के एंड तक हमको दिखता है। मतलब यहाँ पे और भी बीच बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जब गायब हो जाती है तो अंदर वाला पार्ट जो क्रोमेटिन मटेरियल वाला होता है वो इरेगुलर मैनर में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोफेज 1 के आखिरी में हमको देखने मिलता है। तो ये हमने देखा प्रोफेज 1। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो आती है मेटाफेज 1 की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफेज 1 के बारे में। मेटाफेज 1 आपको माइटोसिस का मेटाफेज जल्दी से रिवाइज करा दूं। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम वाला पार्ट होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बीचों बीच सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, जो काइनेटोकोर वाला पार्ट होता है उससे अटैच होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे अपन जल्दी से लिख लेते हैं। क्रोमोसोम्स आर arranged at equator and forms double equatorial। ठीक है, एक्चुअली ये पेयर में बायोवेलेंट है, तो बीचों बीच जब ये अरेंज हो गए तो इसको हम डबल इक्वेटोरियल कहते हैं। यहां पे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विथ काइनेटोकोर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम।
काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर आपको याद करा दूं, क्रोमोसोम में जब क्रोमोसोम एक दूसरे से, क्रोमोसोम्स की जो दोनों आर्म्स हैं यानी क्रोमैटिड्स की जो दोनों आर्म्स हैं ये सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती हैं और सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो इस प्रोटीन की कवरिंग को हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इक्वेटर पे अरेंजमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, इस अरेंजमेंट को हम मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन कहते हैं। मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन results in formation of metaphasic plate. It results in formation of metaphasic plate. जो बीचों बीच अरेंजमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का वो मेटाफेजिक प्लेट को बनाता है। यानी सेल अब इस स्टेज में है, ये सेल, ये सेंट्रियोल जो कि ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुके थे। अब क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेंटर पे आके अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आके सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इससे अटैच्ड हैं, काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। तो मेटाफेज स्टेज जो है, जो मेटाफेज 1 है वो माइटोसिस के मेटाफेज के जैसा ही है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। डायकाइनेसिस प्रोफेज का ऑपोजिट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल जो है वो गायब हो गई। एस्टरेस का फॉर्मेशन पूरी तरह से हो चुका है, सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड की तरफ पहुंच चुका है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं। बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं ये, मतलब डबल पेयरिंग में है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट इक्वेटर पे देखा जाता है और इसको अपन कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांग्रेशन और मेटाकाइनेसिस। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मेटाफेज 1 में देखने मिलता है। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं एनाफेज 1। अभी तक हमने देखा कि लास्ट जो डायकाइनेसिस था वो प्रोफेज के जैसा था। ठीक है, इसके बाद फिर जो मेटाफेज आया वो मेटाफेज माइटोसिस वाला वैसे ही था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एनाफेज 1 जो होता है यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। एनाफेज 1 में मेन जो चेंजेस हम पढ़ते हैं वो यहीं पे देखने मिलते हैं। एनाफेज 1 में सबसे पहला पॉइंट, तो इस स्टेज में रिडक्शन डिवीजन होता है। Reduction division occurs and segregation of Mendelian factors takes place. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज 1 में रिडक्शन डिवीजन होता है। अब ये रिडक्शन डिवीजन क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि जो सेंट्रियोल वाला पार्ट होता है उससे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये क्रोमोसोम से अटैच रहते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोमल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन क्रोमोसोमल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है
और जो बीचों बीच क्रोमोसोम, दो दो क्रोमोसोम के बीच में जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं, ये इंटरजोनल फाइबर्स जो होते हैं ये एक्सपांड होते हैं। यानी कुल मिला के ऊपर से जो क्रोमोसोमल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, सेंट्रियोल और क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, और क्रोमोसोम के बीच में जो इंटरजोनल फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो क्रोमोसोम को ऊपर और नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और ऊपर वाले जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वो पुल कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ। तो फाइनली जो पेयर्ड स्ट्रक्चर बीचों बीच दिख रहा था, अब उस पेयरिंग का जो पेयर्ड स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो जाता है, यानी वो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम नीचे हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग इस दौरान नहीं होती। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग इस दौरान नहीं होती, सिर्फ क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज किया है, मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको ध्यान रखिए कि मेंडेलियन फैक्टर यहाँ पे सेग्रीगेट होता है। मेंडेलियन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, हालांकि ये 12th का पार्ट है। मेंडल ने कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ केमिकल्स को डिस्कवर किया था और उन्होंने उसको फैक्टर नाम दिया था, जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने उन सब्सटेंसेस को, उन केमिकल्स को फैक्टर कहा था, जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो सिंपल वर्ड्स में अगर इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। ठीक, मेंडेलियन फैक्टर हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है। तो रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे होता है और मेंडेलियन फैक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। ट्रू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ये यही पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस में रिडक्शन कहां पे होता है, तो आंसर आएगा एनाफेज 1 में। क्रोमोसोम का रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, यहाँ पे एनाफेज 1 में। और अगर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग पूछते हैं तो एनाफेज 1 नहीं आएगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एनाफेज 2 वाले पार्ट में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार। ठीक है, कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, क्योंकि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज में होती है। एनाफेज, अगर मियोसिस की बात करें तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, वो 2 में होगी। यहाँ पे क्रोमोसोम का रिडक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन, और एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं डिसजंक्शन ऑकर्स। डिसजंक्शन मतलब, एक्चुअली जंक्शन मतलब दो चीजों का जुड़ना, और डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन के लिए टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की थी वो पॉइंट अब यहां पे लिख रहे हैं कि क्रोमोसोमल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ chromosomal fibers and expansion of interzonal fibers separation of chromosomes takes place। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण और इंटरजोनल फाइबर्स के एक्सपांशन के कारण क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख लीजिए, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर के किसी भी तरह से कोई डिवीजन नहीं होता। सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन इस स्टेज में नहीं होता। तो ये वैसे यहाँ पे मेंशन आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ये अगली स्टेज में जो एनाफेज 2 है उसमें इसको प्रॉपरली हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर का डिवीजन वहां पे होता है। ठीक है, इस स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। तो अब अगर सेल देखें किस तरह की दिखती है एनाफेज में, ये सेंट्रियोल। अब क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर चुके हैं। कुछ इस तरह से, और यहां पे भी कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट एंड की तरफ, सेंट्रियोल की तरफ ये मूव कर चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए हैं। सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स से ये अटैच्ड है। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिडक्शन डिवीजन होता है यहाँ पे, सेग्रीगेशन मेंडेलियन फैक्टर्स का मतलब जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। ट्रू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का सेपरेशन एनाफेज 1 में होता है। इसका मतलब ये है, चाहे आप लिख सकते हैं इसको मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम सेपरेट एट एनाफेज 1। सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन होता है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, इसी के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं डिसजंक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्रोमोसोमल फाइबर्स का और इंटरजोनल फाइबर्स में एक्सपांशन, ये इसके कारण क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। सेंट्रोमियर इस स्टेज में डिवाइड नहीं होता और सेल इस स्टेज में इस तरह की दिखती है। तो ये हमने देखा एनाफेज 1 के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टीलोफेज 1। जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था टीलोफेज वाला पार्ट, वैसे ही हम टीलोफेज यहाँ पे भी देखते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं क्योंकि वो प्रोफेज में बनते हैं तो यहाँ पे डिसअपियर होने लगते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे अपन लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस and nuclear membrane occurs। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहां पे होता है। फिर इसके बाद सेंट्रियोल is present at वन एंड मतलब एक सेल में, अभी कंप्लीट सेल में 2 सेंट्रियोल हैं। ठीक है, ऊपर वाले न्यूक्लियस में ऊपर की तरफ और नीचे वाले न्यूक्लियस में नीचे की तरफ। इस पॉइंट को भले नहीं लिखें, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सेंट्रियोल का जो मूवमेंट होता है, सेंट्रियोल एक्चुअली में वापस तो जाता नहीं है। सेंट्रियोल एक न्यूक्लियस के ऊपर और दूसरा वाला जो नीचे वाला न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के कारण क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल का डीकंडेंसेशन होता है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हैं और हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्रोमैटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम का यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा, वापस क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन होने लगेगा। या क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, जो क्रोमोसोम बन चुके रहते हैं, उससे और ज्यादा डीकंडेंसेशन होने लगता है।
तो ये हो गया टीलोफेज के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब वापस बनने लगते हैं और डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम इसके लिए ज्यादा एग्जैक्ट टर्म है, यूज करेंगे क्रोमोसोम्स इसके लिए। सेंट्रियोल जो होता है वो न्यूक्लियस में ऊपर की तरफ और नीचे वाले न्यूक्लियस में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल का मूवमेंट मतलब सेंट्रियोल एक न्यूक्लियस पे आके अरेंज हो जाता है, मतलब हर सेल अब डिवाइड होगी तो सेल के पास खुद का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल होगा। अगर हमने कहीं पे ऐसा पॉइंट मेंशन भी किया हो तो उसका मतलब ये है कि सेंट्रियोल जो होगा वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। मूवमेंट मतलब ऑपोजिट एंड की तरफ मूव नहीं हो रहे हैं, वो एक जगह पे आके फिक्स हो जा रहे हैं मूवमेंट करने के बाद। तो ये टीलोफेज खत्म होता है। अब टीलोफेज के बाद, जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि टीलोफेज के बाद यानी माइटोसिस खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा था। साइटोकाइनेसिस में हमने देखा था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो सेल दो तरह से डिवाइड हो जा रही थी। पर यहां पे सेल हो सकता है कि साइटोकाइनेसिस शो करे, पर यह भी हो सकता है कि वो साइटोकाइनेसिस नहीं शो करे। साइटोकाइनेसिस शो करे या साइटोकाइनेसिस नहीं शो करे, कुछ भी हो सकता है। तो टीलोफेज खत्म होने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे टीलोफेज खत्म हो गया। अब एक पॉइंट यहां पे लिखते हैं, साइटोकाइनेसिस में और may not occurs। साइटोकाइनेसिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि साइटोकाइनेसिस होगा तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, if cytokinesis occurs, two daughter cells are formed। यदि साइटोकाइनेसिस होगा तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और फिर ये दो डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। These two daughter cells now enter in meiosis 2, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होगा या नहीं होगा, और अगर साइटोकाइनेसिस होता है तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन, और ये दो डॉटर सेल्स जो हैं ये नेक्स्ट स्टेज यानी मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है ये या तो सक्सेसिव वाला हो सकता है, ठीक है। सक्सेसिव मतलब होता है कि डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हर डिवीजन के बाद, हर मियोसिस 1 के बाद होगा। सेल डिवाइड आफ्टर ईच डिवीजन फेज, यानी हर डिवीजन के बाद, यानी मियोसिस 1 खत्म हुआ फिर डिवाइड हो गई, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है डिवीजन, पर बीच में ही सेल्स डिवाइड हो जा रही है और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह के डिवीजन को हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। और दूसरा होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में जो नई सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स जो होती हैं, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड at the end of complete division phase। साइमल्टेनियस डिवीजन जो होता है ये, इसमें डॉटर सेल्स जो होती हैं वो सबसे लास्ट में बनती हैं। मतलब देखिए, अभी अपन ने बात की मियोसिस के बारे में। मियोसिस दो फेज में कंप्लीट हो रहा था, मियोसिस 1 और 2। हो सकता है कि मियोसिस 1 खत्म होने के बाद दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, तो वो फिर सक्सेसिव कहलाएगा। और अगर मियोसिस 2 के बाद, मतलब सबसे आखिरी में प्रोसेस पूरा होने के बाद अगर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो साइमल्टेनियस कहलाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया टीलोफेज में, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स का डिकंडेंसेशन हो गया। यहाँ पे एग्जैक्ट टर्म यहाँ पे क्रोमोसोम्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का जब डिकंडेंसेशन होगा तो क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइनेसिस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है मियोसिस 1 के बाद। यदि साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। अच्छा, ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं ये नॉन आइडेंटिकल होंगी पेरेंट से। ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये नॉन आइडेंटिकल होंगी पेरेंट से। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा था। कौन सी स्टेज में हो रहा था? पैकाइटिन स्टेज में हो रहा था। ठीक है, अब ये 2 डॉटर सेल्स जो है ये मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। साइटोकाइनेसिस 2 तरीके का देखा जाता है। यदि मियोसिस 1 के बाद डिवीजन हो गया, 2 डॉटर सेल बन गई, तो वो सक्सेसिव। और अगर लास्ट में मतलब मियोसिस 2 के बाद अगर 4 डॉटर सेल बन रही है तो उसको हम फिर साइमल्टेनियस डिवीजन कहते हैं। तो फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद फिर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेल जब मियोसिस 1 को कंप्लीट करती है और मियोसिस 2 में वो एंटर करने वाली होती है, तो बीच की एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। मतलब मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 शुरू होने से पहले बीच की स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। तो इसमें हम लिखते हैं पहला पॉइंट, बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टेज है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने लायक है। इस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, या क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होगा, जीन्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। जितना नंबर जीन्स का प्रेजेंट है उतना ही यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स। इस स्टेज में किसी भी तरह का चेंज यहां पे नहीं देखा जाता डीएनए क्रोमोसोम्स में। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंथेसिस प्रोटीन का होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यहां पे कुछ केसेस में देखा जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल ओकर्स। ठीक है, यहां पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। देखिए साइटोकाइनेसिस जब हुआ, इन केस अगर साइटोकाइनेसिस होता है तो 2 सेल बन गई हैं और वो दोनों सेल फिर नई सेल की तरह बिहेव करेंगी, तो उनका जो सेंट्रियोल वाला पार्ट है वो इंटरकाइनेसिस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा था इंटरफेज में, इस फेज में जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वैसे ही चेंज हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, तो 2 स्टेज के 2 मियोसिस की स्टेज के बीच का पार्ट है इंटरकाइनेसिस। तो ये हमारा खत्म हुआ पूरा मियोसिस 1 वाला पार्ट और इंटरकाइनेसिस भी। अब सेल पूरी तरह से प्रिपेयर है मियोसिस 2 में एंटर करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज आती है, सेकेंड फेज आता है इसका, मियोसिस 2। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और इसी को होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। जैसे मियोसिस 1 था उसको अपन ने रिडक्शनल डिवीजन कहा था, हेटेरोटाइपिक डिवीजन था वो। मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन और होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस 2 में स्टेजेस जो हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मतलब सबके आगे अब हम 2 लगा देंगे। ठीक है, बाकी स्टेजेस वैसे ही हैं, पर इसमें जो अभी कॉम्प्लेक्सिटी हमने मियोसिस 1 में देखी, ऐसा कोई पार्ट हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 2 के बारे में।
प्रोफेज 2 में आपको माइटोसिस का प्रोफेज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके पॉइंट्स को जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। प्रोफेज 2 में सबसे पहले तो क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम्स यहाँ पे थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखते हैं। फिर इसके बाद सेंट्रियोल का मूवमेंट, ऑपोजिट पोल की तरफ होगा। मतलब देखिए सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल है, अगर सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और यहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे सेंट्रियोल है और फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे सेंट्रियोल बनाएं तो जब यहां से डिवाइड होगी दो सेल्स तो ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा इंटरकाइनेसिस में, यानी यहाँ पे दो हो जाएंगे और उसमें से एक सेंट्रियोल जो है ये ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करने लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो सेंट्रियोल मूव करने लगता है ऑपोजिट पोल की तरफ। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्रोफेज के आखिरी में आते आते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है ये डिसअपियर और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज 2 जो है वो माइटोसिस के प्रोफेज के जैसा ही है। मतलब अब आने वाले पार्ट में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसे नहीं होनी है। जो माइटोसिस वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से रिवाइज है, याद है, तो आने वाला मियोसिस 2 का जो भी पार्ट है वो सब आपको बन जाएगा। सिर्फ प्रोफेज 1 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें कई सारे पार्ट्स हम पढ़ते हैं। तो प्रोफेज 2 देखते हैं जल्दी से इसको। क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है जिसके कारण क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल जो होते हैं ये ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज 1। सॉरी, मेटाफेज 2। मेटाफेज 1 तो अपन पढ़ चुके हैं। मियोसिस 2 का मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं जितना काम का है क्योंकि सारे पॉइंट्स अपन लिख चुके हैं। क्रोमोसोम्स जो है ये इक्वेटर पे अरेंजमेंट हो गया। इक्वेटर पे इनका अरेंजमेंट हो गया। प्रोसेस को अपन कहते हैं मेटाकाइनेसिस। फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमोसोमल फाइबर्स यहाँ पे बनने लगते हैं। इंटरजोनल फाइबर्स का डेवलपमेंट आखिरी आखिरी में हो जाता है, ठीक है। और जो बीचों बीच जो स्ट्रक्चर मिलता है हमें, इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये है मेटाफेज 2 वाला पार्ट, ठीक। सब कुछ वैसे ही है, माइटोसिस जैसे ही है सब कुछ। नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्टेज पे जिसको हम कहते हैं एनाफेज 2। एनाफेज 2 में अब देखिए जैसे आपको माइटोसिस का एनाफेज ध्यान है कि क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज स्टेज में बीचों बीच में अरेंज। इसके बाद एपीसी कॉम्प्लेक्स वहां पे एक्टिव होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। स्पिंडल फाइबर्स का, क्रोमोसोमल फाइबर्स का, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। एनाफेज 2 में भी हम यही देखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो है वो डिवाइड होता है।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज 1 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हो रहा था। सेंट्रोमियर डिवाइड होता है एनाफेज 2 में। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोमियर डिवीजन ऑकर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेंट्रोमियर का डिवीजन इस स्टेज में हो जाता है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, सारे डायग्राम आपको ध्यान है माइटोसिस वाले, जैसे नॉर्मल अपन ने देखा था डिवीजन वहां पे, वैसे डिवीजन यहाँ पे भी। ठीक है, ज्यादा है तो आप एक बार बुक से इसको देख सकते हैं, बुक में वैसे ही डायग्राम फिर से बना हुआ है। ठीक, जो अपन ने माइटोसिस में बनाए थे, पढ़े थे, वहां पे सब कुछ वैसे ही है वहां पे। तो इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ पे देखा गया। क्रोमोसोम्स जो थे वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। और फिर इसके बाद लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में फाइनली सब कुछ वैसे ही, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फिर से बनने लगती है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी रीअपियर हो जाती है। ठीक है, एस्टर रेस डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स डीजनरेट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स डीजनरेट हो जाते हैं, यानी अब जो सेल थी, फाइनली एक सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर ये डिवीजन आखिरी में होता है तो, और अगर डिवीजन बीच में हो जाएगा, यानी मियोसिस 1 के बाद अगर साइटोकाइनेसिस आ जाता है, तो उस दौरान 2 सेल्स बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो दोनों डॉटर सेल्स टीलोफेज 2 में एंटर करेंगी। ठीक है, तो फाइनली ये हमने देखा मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मियोसिस में याद रखने वाला पार्ट जो है वो प्रोफेज 1 वाला है, वो काफी कॉम्प्लेक्स स्टेज थी। उसमें 5 स्टेजेस, खास करके जो शुरू की 4 स्टेजेस हैं डिप्लोटीन तक, उसका एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद करिएगा। दूसरा मेटाफेज, चाहे मियोसिस 1 का हो चाहे मियोसिस 2 का हो, दोनों में लगभग एक ही जैसे पॉइंट्स हैं, पर वहां पे बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट मियोसिस 1 में जो था, बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और बाद में फिर वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। एनाफेज 1 में रिडक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स का सेपरेशन होता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 1 में नहीं होता, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, और फाइनली फिर टीलोफेज आता है। टीलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद फिर सेल जो है ये डिवाइड हो जाती है 4 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट है जिसमें सेल ने 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस का।
मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने मिलती है ऑफस्प्रिंग में। इट कॉजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट से अलग होते हैं, और ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण नए ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। ये हो सकता है कि ज्यादा कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी शो करें एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। इसके अलावा जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं ये हैप्लॉइड होती हैं। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। अच्छा, ये जो वेरिएशंस आते हैं ये वेरिएशंस मियोसिस के थ्रू फिर नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, वेरिएशन जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, मियोसिस के कारण ही होता है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन कि मियोसिस किस तरह की सेल्स में या माइटोसिस किस तरह की सेल्स में स्टडी किया जाता है। माइटोसिस स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होता है कौन सा? जिसमें लगातार डिवीजन हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि माइटोसिस जो है वो बेसिकली प्लांट में होने वाला प्रोसेस है। प्लांट की सेल्स जो बेसिकली माइटोसिस शो करती हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में माइटोसिस मियोसिस दोनों होते हैं। तो माइटोसिस प्लांट्स के लिए अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत अच्छा पार्ट होता है माइटोसिस की स्टडी के लिए। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कौन सा? जो रूट और शूट एपिक्स पार्ट होता है। जो एपिकल पार्ट होता है रूट और शूट का, वो काफी अच्छा मटेरियल होता है माइटोसिस के लिए। अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में जो सेक्स सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जैसे फ्लावर बर्ड हो गया या एंथर हो गया। प्लांट में मियोसिस एंथर वाले पार्ट में देखा जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि एंथर में किस तरह का डिवीजन होता है। इसके अलावा अगर एनिमल्स की बात करें तो ग्रास हॉपर की जो टेस्टिस होती हैं, ग्रास हॉपर की टेस्टिस स्टडी की जाती है, मतलब इसमें मियोसिस अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। लास्ट पार्ट हम स्टडी करते हैं ए माइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। डायरेक्ट सेल डिवीजन। ए माइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन को सबसे पहले रिमेक ने बताया था। साइंटिस्ट रिमेक ने सबसे पहले इसको बताया था, और ये बेसिकली कुछ ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें देखा जाता है। ऑकर्स इन सम ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा जिसमें ये देखा जाता है ये है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
डिजीज सेल्स या जो फीटल मेम्ब्रेन होती है उसमें ये देखा जाता है। ठीक है, रिमेक ने बताया था इसको, और ये कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डिजीज सेल, फीटल मेम्ब्रेन, इन सब में इसको देखा जाता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और न्यूक्लियस के बाद फिर कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो फिर सेल फाइनली, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट डिवाइड हो जाता है, सेल फाइनली दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट सेल से। डॉटर सेल्स जो होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं, जैसे पेरेंट सेल होती है वैसे ही होती हैं डॉटर सेल्स भी। ठीक है, अच्छा इसमें याद करने वाला पार्ट, ये एग्जांपल्स हैं इसके, और ये हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो सेल सीधे डिवाइड होगी। जैसे बैक्टीरिया के केस में अगर देखें कि न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन से सेल डिवाइड हो जाती है, या दूसरे मेथड से भी। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस का कॉन्स्ट्रक्शन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल मैनर, जैसे अभी तक अपन ने इतना कॉम्प्लेक्स स्टेज देखी वैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सीधे सेल डिवाइड हो जाती है, सिंपल तरीके से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में किस स्टेज में होता है या किस तरह से होता है, तो आंसर था, ऑप्शन थे G1, S, G2 और चौथा ऑप्शन था ए माइटोसिस। तो उसका आंसर था ए माइटोसिस, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड होती है वो ए माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड होती है वो ए माइटोसिस के थ्रू डिवीजन उसमें देखा जाता है। तो ये हमने खत्म किया माइटोसिस, मियोसिस और ए माइटोसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर से अब इसके क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मुलेज इसमें हम देखेंगे और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।